संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक हैं नामवर सिंह। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में सबसे पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि नामवर सिंह जी के गुरुदेव हैं। पहली बार उन्हें कोई अनुभव आया कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी हैं, बबूल की भी हैं, चंपे की भी हैं। ये क्रम पूछा जा सकता है कि अशोक, आम, बकुल, चंपा सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो चुका है। अब तो खैर हिंदी में फूल पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक आ गए हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह हैं। कालिदास के प्रेमी पंडित को पहली बार रहस्योद्घाटन से अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान नायक समझते आ रहे थे, वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्योत्तर जातियों के विश्वास, सौंदर्य, कल्पना का सबसे अधिक ऋणी है। तो ये पूछा जा सकता है कि गंधर्व, यक्ष, किन्नर किन किन आर्योत्तर जातियों का उल्लेख इसमें हुआ है। इसके आगे है कि वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर एक अरसे से ये बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है, किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। क्या इसीलिए कि यह मनोजन्मा कंदर्प के धनुष से टूटा है? फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, उसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के ये 2 वाक्य काफ़ी हैं। 2 अन्य वाक्यों को पूछा जा सकता है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ मिलावट है, सब कुछ अशुद्ध है। और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। ये चीज़ भी याद रखनी है। ये निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति विमर्श का अनूठा दस्तावेज है। संस्कृति विमर्श का अनूठा दस्तावेज है। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय में एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला, किंतु जैसा कि अज्ञेय ने लिखा है, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज करने में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लगे थे। संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का यत्न है, उसकी संग्राहकता को नहीं। संस्कृतियाँ भाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, लेकिन ये मिश्रण की नहीं है। संस्कार नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। ये मानना कठिन है कि संस्कृति की यह परिभाषा दिनकर की जानी हुई नहीं थी। उनका जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करता नहीं जान पड़ता था जिसकी वकालत उन्होंने की। तब क्या यह संदेह संगत नहीं कि उनकी अवधारणा एक वकालत ही थी, प्रतिभा का उन्मेष नहीं? अगर वकालत ही थी तो उनका मुवक्किल क्या समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था, जिनके सांस्कृतिक कर्णधार स्वयं भी मिश्रता का सांत्वन नहीं मानते थे, लेकिन अपनी स्थिति दृढ़तर बनाने के लिए उसे अपना रहे थे? इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी जी कितने अलग थे, इसका प्रमाण यह है कि स्वाधीनता के प्राप्त के बाद जब देश से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ, द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया। स्पष्ट है कि वे मिश्र संस्कृति के वकील न थे और न एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने ही आए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी जो अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतरम में उठी थी। और इस बात से संभाव्य अज्ञेय भी इंकार न करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, वह प्रतिभा का उन्मेष था। इसीलिए द्विवेदी जी कहते हैं सब कुछ अशुद्ध है, तो तुरंत बाद ये भी जोड़ते हैं शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र हैं। इस संदर्भ में भी उल्लेखनीय है कि अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। अशोक के फूल में ही वही उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दीर्घ निर्मम धारा के 1000 वर्ष का रूप साफ देखते हुए कहते हैं, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के व्रता मोह को रौंदती चली आ रही हैं। न जाने कितने धर्माचार, विश्वास, उत्सव और व्रत धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्ष से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसीलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर मोह है, संस्कृति है, कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्य निष्ठा के नाम पर जो जड़मती है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। इस दृष्टि से यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति एक राजनीति है, तो अज्ञेय जी की संस्कार धर्म संग्राहक संस्कृति भी किसी राजनीति के अनुसंग से नहीं बच पाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियाँ भाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले से ही स्वीकार कर लिया गया है, जो किसी भाव से पहले विशुद्ध है, आकस्मिक नहीं है। कि अज्ञेय द्वारा स्थापित वत्सल निधि की हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यानमाला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हैं। डॉक्टर पांडे ये स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, निधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों में आदान प्रदान अनायास और चिर परिचित हैं। इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है, किंतु इसके साथ ही वे ये भी मानते हैं अंतर्कीय भाव, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन होता है। कुल मिलाकर इस विमर्श का निष्कर्ष ये है कि भारतीय संस्कृति तथाकथित सामाजिक सत्ता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है। इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृति की जिन 2 यूरोपीय अवधारणाओं को डॉक्टर पांडे ने भारत की संस्कृति के विवेचन के लिए अपनाया है, क्या उनका संबंध सभ्यता से है या संस्कृति से? आदान प्रदान यदि सभ्यता के ही क्षेत्र में आदान प्रदान होता है, फिर भी जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामाजिक संस्कृति का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया है, उन्हें किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत न मानना अज्ञेय के लिए भी कठिन होगा। तर्क वही है कि जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया है। यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है, तो स्वयं अज्ञेय और गोविंद चंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। मतलब नामवर सिंह जी ये बता रहे हैं कि जो अज्ञेय जी ने सामाजिक संस्कृति और दिनकर जी ने सामाजिक संस्कृति को जो बताया है, ये दोनों राजनीति से किसी न किसी रूप से मतलब जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं। क्योंकि ये देखो लिख रहे हैं कि शुद्ध होने से
से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। मतलब लोग ये बता रहे हैं कि केवल है ना शुद्ध होने से है ना राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। देखो, द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का एक आग्रह एक प्रकार का मोह है जो बाधा को उपस्थित करता है, जिसमें संस्कृति में निहित जिस संस्कार की और अज्ञेय ने संकेत किया उसकी अर्थव्याप्ति से द्विवेदी जी अपरिचित हैं। ये तो स्वयं अज्ञेय भी स्वीकार न करेंगे, फिर भी उन्हें यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को भी बाधा माना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म शीर्षक व्याख्यान में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सर्जन के लिए बाधा बन जाते हैं। कहते हैं, संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही युक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धापरायण होता है और प्राचीन काल से संबंध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई, रूढ़ी मात्र रह गई। ऐसे संस्कार जब वृद्धतर मानव पट पर भूमिका पर खरे नहीं उतरते, इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वास पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में घटित होने वाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति विजनशीलता में होती है। यह वही विजनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हमायतियों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला हाशिया इस विजनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता है। बहुत क्लेश होने पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा, आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवाद को धक्किया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी और कही गई है, मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थापित कर सकता है। मानो भारतवर्ष के 1000 वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य कोई एक ही आचार्य हुआ है और दूसरे तो हुए ही नहीं, या हुए भी तो एक ही बात मान बैठे हैं। ये रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने एकलाभ की नीति का अनुसरण नहीं किया, तो एकलाभ की नीति का अनुसरण नहीं किया, ये कथन आ सकता है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। पंडित की समझ का यह इकरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकेरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनर्सर्जन किया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्यतर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते थे। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडित की इकहरी परंपरा की संकीर्णता का निर्देशन है। प्रसंगवश द्विवेदी जी के इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से ही दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था, जिसके जवाब में कवि ने काव्य और कला और रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े। तो प्रसाद के 2 निबंध आए हैं, काव्य कला और रहस्यवाद। नए काव्य प्रयोग की प्रतिक्रिया में उन्होंने भी भारतीयता की हाय सुनाई पड़ी थी। काव्य और कला निबंध का प्रारंभ ही इस प्रकार होता है कि भारतीय वाङ्मय की रुचि संबंधी विशेषता को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल एक अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की रुचि के विरुद्ध है कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। प्रसाद ने यह भी लक्षित किया था कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचार की संकीर्णता और प्रधानतः अपनी स्वप्न विस्मृति से उत्पन्न है। ये संकीर्णता और स्वप्न विस्मृति अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती हैं, किंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पश्चिमी साहित्य में है वैसी भारतीय साहित्य में नहीं। उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक की सौंदर्यानुभूति संबंधी विचारधारा का विकास और प्रतीक के साथ साथ उनका इतिहास तो है ही, और सबसे अच्छा साधन उनकी अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। बीच बीच में इतने अभाव, ये अंधकार काल है कि उसमें कितनी ही विविध संस्कृतियाँ भारतीय रंग स्थल पर अवतीर्ण और लोप होती हुई दिखाई देती हैं, जिन्होंने हमारी सौंदर्यानुभूति के प्रतीकों को अनेक रूपों से विकृत होने का ही उद्योग किया है। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का यत्न किया। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से ही होता है, किंतु ये आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र हैं, जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। वह वर्ण के अधिनायकत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व देती है। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक परिप्रेक्ष्यता प्रस्तुत की है, और कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी दृष्टि में जीवन में काम को पूर्णतः स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है, अर्थात काम्य भी। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण यह कहना कठिन है कि द्विवेदी जी प्रसाद द्वारा निर्दिष्ट आनंदवादी परंपरा से किस हद तक परिचित थे, किंतु तत्वतः ये वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व, नाग, किरात आदि आर्यतर जातियों को देते हैं। विचार और वितर्क 1945 में आया था। इसका भी वर्ष पूछ सकते हैं कि विचार और वितर्क कब है, इसका प्रकाशन वर्ष। मैं संकलित अपने एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा है कि सबसे अधिक आर्यतर संपर्क साहित्य और ललित कला के क्षेत्र में आया है। अजंता के चित्र, सांची भरहुत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियां आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक हैं। महाभारत और कालिदास के काव्य की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीज़ें हैं। एक में तेज हैं, प्राप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है, व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक हैं और कालिदास के काव्य में आर्योत्तर। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान हैं और काव्य तथा नाटक में उनके जैसा अतुल प्रभाव पड़ा है। पता चला है कि सांची और भरूच आदि के चित्रकार यक्ष और नाग की पूजा करने वाली सौंदर्य प्रिय जाति थी, जो संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत ही ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने भी इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की जिनका पता आर्यों का न था। कामदेव और अप्सराएं उनकी देव देवियाँ थी। सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके घर की चीज़ है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है, और इस
प्रकार अनेक बातें उनसे और उन्हीं की तरह अन्य अन्य आर्यतर जाति से महाकवि ने ली हैं। इसी प्रसंग में आगे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में भी उसके आर्यकृति न मानने वाले मत का जिक्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की। अगर आर्यों के वेद से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडित का अनुमान है कि इस कथा की जरूरत न हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में दिखाए जाते थे, उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्तन है। मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो मतलब अगर ये 5वां वेद होता तो इसको ऐसी कहानी बनाने की जरूरत नहीं होती, ऐसा मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। आर्यतर अवदान की सूची में भक्ति द्रविड़ उपजी आबिर के आराध्य देव बाल कृष्ण और देवी राधा को जोड़ ले तो हमारी परंपरा में सुंदर माने जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्यतर न हो। एक भक्त काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या सुंदर है। अंतर केवल ये है कि प्रसाद जिसे आर्यतर में एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसे ही विभिन्न आर्यतर जाति को। प्रसाद जी कहते हैं कि ये समुदाय की परंपरा है, लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं कि यह आर्य जाति का अवदान है, तो मिलता जुलता है। फिर भी एक बात में उभय समानता है कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वो आर्य नाम से प्रचारित मिथक से भिन्न है। इस मिथक की आर्य से इतनी चिड़ इसलिए है कि इसके ध्वजाधारियों को सुंदर से परहेज हैं। जैसा कि प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है कि आनंद पद को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में समाहित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढला पड़ जाता है। इसीलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो झंडा फैलाया है वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक हैं। इसीलिए नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के अंदर आर्यतर तत्व के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया। एक की परंपरा और दूसरे की प्रति परंपरा दो दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। थोथे नैतिकतावाद के विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा और सुंदर को ही लेकर यह सारा विवाद इसीलिए है कि जैसा कि प्रसाद ने कहा है, संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। यह आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर अनेक नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को किसी प्रकार सह लेते हैं पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोकमंगल में प्रकृति के लिए सौंदर्य तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे, स्वयं विद्यापति और सूर जैसे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी घाह्य नहीं है। आनंद और माधुर्य को लोकमंगल की सर्वोपरि अवस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक कर लिया, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुंचने की आशंका है। संभवतः ऐसे ही पूर्वग्रहों का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत का कला विलास नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर परिवर्तित रूप में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से छपी। प्राचीन भारत में चलित कला के लगभग 100 संदर्भों का तथ्यपरक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। सोती विलासिता में केवल भूख रहती है, नंगी बुभुक्षा, पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती हैं, शालीनता चाहती हैं, विवेक चाहती हैं। ये कथन भी आ सकता है, इसको भी याद रखिए। शालीनता चाहती हैं, विवेक चाहती हैं, विलासिता संयम चाहती हैं। सो कलात्मक विलास किसी जाति के भाग्य में सदा सर्वदा नहीं जुड़ता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भूख का सामर्थ्य चाहिए। सबसे बढ़कर एक ऐसा पुरुष चाहिए जो सौंदर्य सुकुमारता की रक्षा कर सके। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है। वह उस जाति में जीवन के प्रति एक ऐसी एक दृष्टि सुदृढ़ होनी चाहिए जिसे वह पशु सुलभ इंद्रिय वृत्ति को और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुख का कारण न समझने में वरीयन हो चुकी हो। उस जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा बड़ी और उदार होनी चाहिए। उसमें एक ऐसा कोलिन्य गर्व होना चाहिए जो आत्म मर्यादा को समस्त दुनिया की सुख सुविधा से श्रेष्ठ समझता हो और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता हो। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती हैं वह विलासी भले ही हो, पर कलात्मक विकास उसके भाग्य में नहीं है। तो इसीलिए देखो, मतलब कोई भी जाति को है ना सुंदर की रक्षा और सम्मान करना तो चाहिए, तभी है ना कलात्मक विकास होगा। संक्षेप में उसका सौंदर्य बोध ही वह संस्कृति है जिसका अत्यंत संवेदनशील सूक्ष्म विवरण कलात्मक विनोद के बाद के पृष्ठों में मिलता है। या बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोता, ये उनके उपन्यास हैं। जैसी सृजनात्मक कृतियों के उन प्रसंगों में जहाँ नारी सौंदर्य के बारे में बहुत अच्छा लगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है तथा नृत्य कला के दर्शन के अवसर अक्सर उपस्थित होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि द्विवेदी जी के सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रत्याभिज्ञान ही नहीं बल्कि उसमें एक सजग व्यक्ति संवेदन की प्रत्यक्षता भी है। रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान संवेदन हिंदी में दुर्लभ ही है, जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इस सौंदर्य बोध में सामंती संस्कृति का पर्याय समझ लिए जाने का भ्रम न हो। इसलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 से पूर्व के मेघ के पुष्पलावी मुखानम वाले 26वें छंद पर द्विवेदी जी की व्याख्या का एक अंश प्रस्तुत है। जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को तृप्त कर देती हैं। सार्वजनिक सौंदर्य वहाँ है जहाँ श्रम का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है। तो ये वाले पसीना वाला भी कथन आ सकता है कि उसके बारे में क्या क्या कहा है कि ये एक पावक तत्व है मित्र। जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वह कलुष और विकार जमकर खड़े होते हैं। विदेशा के उत्सृंखल विलासियों में ये पावनकारी तत्व नहीं है। उनके चेहरे पर सार्वजनिक तेज और उल्लसित करने वाली दीप्ति नहीं रह गई है। इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकाल निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द मनुष्य तुमको मनुष्य की सार्वजनिक शोभा दिखाई देगी। वहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही साथ तुम श्रम जल स्नात नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे हैं। प्रातःकाल कृषक वधुएं फूल चुनने के लिए इन पुष्प उद्यानों में आती हैं। उस देश में इन्हें पुष्पलाविका कहते हैं। पुष्पलाविका कहते हैं जो फूल तोड़ने के लिए आती हैं। पुष्पलाविका अर्थात फूल चुनने वाली। ये पुष्पलाविका घर का काम समाप्त करके उद्यान में आती हैं और मध्याह्न तक फूल चुनती रहती हैं। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल गिलानी को प्राप्त हो उठता है। गढ़ स्थल से पसीने की धारा बह चलती है। इस सवेद धारा के निरंतर संस्पर्श से उनके कान के आभरण रूप में विराजमान नीलकमल
मलिन हो उठते हैं। दिन भर की तपस्या के बाद वे इतना कमा लेते हैं कि वे किसी प्रकार की उनकी जीवन की यात्रा चला सके, परंतु तुमको ये सार्वजनिक सौंदर्य के दर्शन होंगे, उनके दीप्त मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे, उनकी भूभंगी विलास से अपरिचित आंखों में सच्ची लज्जा के भार का दर्शन कर पाओगे, उनके उत्फुल अधरों पर स्थिर भाव से विराजमान पवित्र का अमृत रखा है देखकर तुम समझ सकोगे कि सूची मुस्कान किसे कहते हैं। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी की उद्दाम और उन्मत्त विलास लीला को भूल जाओगे। वहाँ तुम संचय का विकार देखोगे, यहाँ आत्मदान का सहज रूप, पुष्प बालिकाओं का यह श्रम जल स्नात सौंदर्य कालिदास का नहीं, द्विवेदी जी के कालिदास का सौंदर्य है। क्लासिक परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता संस्कृति को भी संस्कार देने वाली एक और परंपरा है जो जाने अनजाने निराला की श्याम तन पर बंधा यौवन वाली ये पत्थर से जुड़ जाती हैं। इसीलिए लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन बताते हैं। ये वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो आवरण था उसे निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदी जी ने भी शांति निकेतन के संस्मरणों में आम्र के उस वातावरण की चर्चा की है जिसमें संगीत जीवन का अवच्छेद्य अंग बन गया है और छोटे से छोटे बच्चों में भी सौंदर्य निर्माण की सहज प्रेरणा काम कर रही है। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बड़ा स्रोत अपना लोक संस्कार था। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य दृष्टि की बात उठती है तो वे उसे सामान्य जनजीवन में उतारने की कल्पना करते थे। इस दृष्टि से विचार बाह्य 1959 में संकलित जनता का अंतःस्पंदन शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निबंध इस चिंता से आरंभ होता है, कुछ ऐसा यत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रसाहार की संवेदना उत्पन्न हो, वे सभी सुंदर का सम्मान करना सीखे, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखे, सुंदर की पहचान करना सीखे। एक सख्यातवाद की तरह द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती। किंतु उनका विश्वास है कि जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है, उपयुक्त उपकरण के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही। इस उपकरण वस्तु को समाज में वितरित करना वांछनीय है। जनता की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति से वे बेखबर नहीं है। वे अनुभव करते हैं कि जनता को पेट भर अन्न नहीं मिलता, वह सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती, नींव के बिना इमारत भी नहीं उठ सकती, भूखे भजन न होए गोपाला। ये पंक्ति भी इसमें निबंध में आई है, याद रखनी है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध। जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। स्पष्ट यह दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता को तत्कालीन आर्थिक राजनीतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने को विश्वासी है, क्योंकि यह वहाँ ये समझ निहित है कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है जो जनता के अंतःस्पंदन से परिचित हैं। वे सारी शक्तियाँ फौरी लड़ाइयों में ही व्यय करते हैं। जैसे कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना चाहती है, बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। कोई अपनी जान इसलिए नहीं लगाता कि उसे जीना है, वो सुंदर ढंग से जीना चाहता है, इसलिए वो क्रांति करता है। कहने की जरूरत नहीं कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं कि उनके सामने जीवन का यह बड़ा उद्देश्य नहीं है और वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू चीज़ समझते हैं। द्विवेदी जी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ यह है कि आनंदवर्धन के द्वारा जो है ना लावण्य की परिभाषा दी गई है उसमें वह किसी वस्तु के 100 अवयवों से कोई भी नहीं है, उसके अतिरिक्त हैं और फिर भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रखा जा सकता। सो सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता। इस शास्त्रीय परिभाषा में द्विवेदी जी जीवन के जो निष्कर्ष निकालते हैं वो द्रष्टव्य हैं। कहते हैं कि जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी करने को भलापन समझते हैं, लेकिन ये गलत धारणा है। सुंदर जीवन तो क्रियाशील होता है, क्योंकि क्रियाशीलता जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य नहीं टिक सकता। द्विवेदी जी के अनुसार इस भाव से चलित जन समाज अंततः राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर कब्जा करने के प्रयास से कम संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना एकदम असंभव हो गया है। किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी सहमत नहीं है जो मुख्य रूप से भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज के सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में वे कहते हैं कि मनुष्य को जो उसकी सहज वासना और अतुल कल्पना के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है वह ठूट तर्क प्रायण कठमुल्ला हो जाता है। आधुनिक बिल्कुल नहीं होता। वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विचिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है। यह न तो संभव है न वांछनीय। इसलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदनीय वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। यह आकस्मिक नहीं है कि अंतिम दिनों में वे सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। अपने प्रिय कवि कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके वे स्वयं लालित्य शास्त्र पर ही व्यवस्थित सांगोपांग विचार करना चाहते थे। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की यह स्वाभाविक परिणति थी। भाग्य से उस पुस्तक के केवल 5 निबंध ही पूरे हो पाए थे। तो मतलब ये जो सवाल बनाते हैं ना, इसमें ये मतलब कई बार पूछ रहे थे कि जो द्विवेदी जी वो किताब लिख रहे थे उसमें लगभग उन्होंने कितने निबंध पूरे किए थे। 5-6 ऐसे करके बता सकते हैं, तो 5 निबंध हम याद रख लेते हैं। उनकी व्यापक मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास मिल ही पाता है। उन्हें तथ्य का एहसास है। भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई। उनके पहले इस तरह के शास्त्र की कल्पना नहीं की गई, परंतु काव्य, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में विविध आगामों में चरम सुंदर तत्व की महिमा बताने के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती रही है। इसलिए अपनी इस छिन्न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर ही उन्होंने लालित्य चिंतन के भवन निर्माण का यत्न किया है। इस यत्न का पहला सूत्र है कि वे सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। लालित्य वह इसलिए है कि मानव द्वारा लालित हैं। सौंदर्य की इस मानवतावादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता नाटक न कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया। मतलब देवता नाटक नहीं कर सके और मनुष्य समर्थ है नाटक करने में। देखो भाई, क्योंकि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति अनुकरण की। देखो, अनुकरण की शक्ति किसमें है? मनुष्य में। तो वहाँ पर दे देगा कि देवताओं में अनुकरण की शक्ति है नामवर सिंह की संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार। तो ये शक्ति है ना मनुष्य के अंदर है अनुकरण की। ये चीज़ को याद रखना है। यही नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में चलित रूपकों में पूर्णांग सिर्फ नाटक और करण को ही माना जा नायक मनुष्य होता है। नायक पर विचार करते हुए प्रसंगवश नाट्यशास्त्र के अनुसार मनुष्य ही धीरोदात्त हो सकते हैं, जबकि देवा धीरोदत्ता एवं
क्योंकि देवों में फलागम के लिए उतावली होती हैं और धीरोदात की भांति धैर्य भाव से प्रतीक्षा में भी नहीं उलझते। मतलब देवता ना धैर्य भाव नहीं रख सकते जो हम रख सकते हैं, इसलिए हम धीरोदात हैं मनुष्य। इस प्रकार द्विवेदी जी कला सर्जन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक भरत मुनि से प्राप्त करते हैं। भरत मुनि ने भी मनुष्य के महिमा करी है कि उसमें सबल विवेक होता है, और द्विवेदी जी ने भी ये माना है। सौंदर्य को मनुष्य लालित मानने का दूसरा स्रोत है तांडव और लास्य का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव विवर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य है। द्विवेदी जी इससे यह संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जहाँ मानव पूर्व तत्व का स्वतः स्फूर्त विकास है, वहाँ लास्य मानवीय प्रयास का ललित रूप। अंत में आगमों में वर्णित विश्वव्यापिनी सृजनात्मक शक्ति ललिता के भावमंडल से मंडित करते हुए वे मनुष्य निर्मित सौंदर्य तत्व को ललित्य की संज्ञा देते हैं। किंतु कुल मिलाकर समग्रता और व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानवकृत ही है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि के कारण ही मनुष्य मनुष्य हैं। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि वह बंधन के विरुद्ध विद्रोह हैं और बंधनहीन व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है। नृत्य के संबंध में इस बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजय इच्छा कहा गया है। आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदी जी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। भले ही बंधन के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला हो, किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती हैं। यह भी द्विवेदी जी के यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि कला और सौंदर्य की दृष्टि विलास मात्र नहीं बल्कि बंधन के विरुद्ध विद्रोह है। मतलब द्विवेदी जी की जो कला और सौंदर्य के बारे में बताया है ना, उसको हम भोग विलास नहीं कह सकते। वो जो बंधन हम लोगों पे है, मनुष्य पे, मानवता पे, संस्कृति पे, उसके विरुद्ध द्विवेदी जी है ना विद्रोह के स्वर में बात रख रहे हैं। ये शास्त्र समर्थित नहीं है। द्विवेदी जी की ये बातें जो किसी शास्त्र के समर्थित नहीं है, बल्कि क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है कि हर मनुष्य में ना क्रांति की भावना होनी चाहिए कि जो भी अगर मनुष्यता के खिलाफ है उसके विरुद्ध क्रांति करना ही क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि होती है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र यह है कि सौंदर्य तो एक सृजना है। कोई भी हम स्किल नहीं बोलते, स्किल को बोलते सृजन, तो ये सृजना है। सौंदर्य ना इस सृजन है, मनुष्य की श्री सुरक्षा का परिणाम। उल्लेखनीय है कि लालित्य मीमांसा के प्राप्त अंश में सबसे अधिक विचार श्री सुरक्षा पर ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते हैं। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्राय शैव अथवा शाक्त दर्शन की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा लिया गया है, किंतु अंततः इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की वह सृजनात्मक शक्ति ही प्रकाशित होती है जो सौंदर्य, कला और संस्कृति के मूल में है। इसी सृजनशीलता के संदर्भ में उन्होंने उन रूढ़ियों की भूमिका पर भी विचार किया है जो कलाकार के लिए सब समय बाधक नहीं होती, बल्कि कभी कभी साधक और सहायक भी होती हैं। अंत में द्विवेदी जी एक ऐसे समभाव के रूप में सौंदर्य की स्थापना करते हैं जो धर्माचरण, नैतिकता, जीवन की सभी प्रकार की अभिव्यक्ति को छापकर सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्हित करके संभाव्य प्रकाश का करता है। उन्हीं के शब्दों में भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्त मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। मीमांसा भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई, पर संकल्प साधक है। जनता का अंत स्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित्य मीमांसा के सूत्र को देखे तो संकेत स्पष्ट है कि जीवन का सम्यक विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सर्जन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सर्जन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सर्जन का व्यापार का अर्थ है बंधन से विद्रोह, और इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है। सौंदर्य को विद्रोह बताया गया है इसमें निबंध में, संस्कृति और सौंदर्य में, और मानव मुक्ति का प्रयास है। तो निबंध की देखो वर्ष याद रखो और सबसे मेन सार बात याद रखो कि सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। बस।